नाउ क्वेश्चन नंबर 53. ओके, तो 53 क्वेश्चन क्या कहता था? साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल. ठीक है, इफ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज बियॉन्ड 3 डिग्री अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, व्हाट कैन बी इट पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड. ठीक है, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड अ नेट कार्बन सोर्स. हाँ, हो सकता है. वाइड स्प्रेड कोरल मोरटैलिटी विल अकल. हाँ, हो सकता है. ऑल द ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपियर. ये देखो कितनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट आती है उसको आप काट दो. कल्टिवेशन ऑफ सेरल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनी वेयर इन द वर्ल्ड. ये कौन सी बात है? ये भी बहुत एक्सट्रीम हो गई, क्योंकि क्या पता कहीं भी एक जगह भी कर दे. तो राइट, 3 और 4 सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगी. ओनली 2 पेयर आ जाएगा, या फिर यहाँ से 1 और 2. ठीक है. द नेशनल मोटो ऑफ सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड फ्रॉम द एम्बलम फ्रॉम इंडिया. अब देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है टोटली फैक्चुअल है. इसमें आप कुछ ऐसा मिल भी नहीं रहा है कि जिससे आप कनेक्ट कर सको ऑप्शंस को. राइट, चारों उपनिषद हैं, सारी चीज़ें. तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो और ए और डी में से जो अच्छा लगे 50-50% रिस्क लेके वहाँ पे कर देना. क्योंकि इस क्वेश्चन में आप उतने लॉजिक्स तो आप नहीं लगा सकते हो. राइट, कि क्या क्या होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन है ही नहीं ऐसे कि जहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सको. तो अब यहाँ पे क्या, कथा उपनिषद, मुंडका उपनिषद. तो यहाँ पर क्या है, मुंडका उपनिषद डी पे आप लगा सकते थे. राइट, डी इसका करेक्ट आंसर है वैसे. ठीक है, तो क्योंकि ऑप्शंस मोस्टली जो होते हैं वो ए और डी में होते हैं यूपीएससी के. ठीक है, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा देख लेना कि क्या आपको करेक्ट लग रहा है. फिर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन. प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये कौन सा है? आर्टिकल 51 है आई थिंक. 50 है या 51? हाँ, 51 ही है, आर्टिकल 15. और इसके क्वेश्चन एक बार और यूपीएससी पूछ चुकी है. तो ये डीपीएसपी, तो देखो कितने सारे क्वेश्चन होते हैं. तो डीपीएसपी करेक्ट पूरा करके जाना है आपको. ठीक है. What are the benefits of implementing the integrated water development program? Integrated water development program का क्या होगा? Prevention of runoff हो सकता है. Linking the country's perennial river with the seasonal river, ये तो interlinking program है ना, ये तो river interlinking program का है. और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? Integrate watershed development program. तो watershed development की बात कर रहे हैं ये. राइट, और यहाँ लिखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर. तो हाँ, ये हो सकता है. तो और इसमें देखोगे रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल, तो ये हो सकता है. रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो ये भी हो सकता है. नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट है. बट दूसरी वाली जो बात करी वो पूरे कंट्री के पेरेनियल रिवर्स को लिंक करने की बात करी विद द सीजनल रिवर. और इससे ज़रूरी होना है कि ये इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये हिस्सा हो, क्योंकि ये तो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोग्राम का भी पार्ट है. राइट, और यहाँ पे वाटरशेड का मूलली बात है, तो मूलली ऐसी कोई स्टेटमेंट होगी लाइक देख लो, जैसे कोई एक लैंड ऑफ एरिया है जो थोड़ा ड्रॉट में, तो उसकी लिए ज़रूरी होने क्या वो करो, बाकी चीज़ों से हो सकती हैं. तो ये 3 जर्नल हैं थोड़े, और ये थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा अलग है, एक अलग लेवल पे ये ऑप्शंस दिया हुआ है. राइट, तो इसलिए 1, 3, 4 मोस्ट प्रॉब्ली इसमें. ठीक है, और 3 पेयर इसमें होने चाहिए, ओनली 3 पेयर. फिर ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद प्लानिंग. फाइनेंस कमीशन प्लानिंग का पार्ट नहीं होता है. 5 में से 3 का मैंने वैसे रूल बनाया है. ठीक है, कि अगर 3 आप करेक्ट लगा सकते हो, बट इन द सेंस यहाँ पे क्या है, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो एनडीसी है प्लानिंग का. लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो होती हैं वो प्लानिंग का पार्ट नहीं होती, वो इम्प्लीमेंटेशन करती हैं. उनका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन का. ठीक है, प्लानिंग कहाँ होती है? पार्लियामेंट में होती है. तो क्या हो जाएगा, एनडीसी और पार्लियामेंट, ये भी यूनियन मिनिस्ट्री दे रखा. मिनिस्ट्री का काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन का, एग्जीक्यूट करती हैं ये, प्लान नहीं करती हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 5 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, वैसे अगर आप लॉजिक के थ्रू जाओगे, जैसे 5 का 3 रूल होता है, तो वो यहाँ पे गलत हो जाएगा. तो इसलिए कभी कभी ऐसे जो है ना, तो सबसे पहले सोचना अपने दिमाग में कि क्या क्या चीज़ें होती है. तो ये चीज़ याद रखना कि मिनिस्ट्रीज़ का काम होता है इम्प्लीमेंट करना, ना कि प्लानिंग करना. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग हो सकता है. सेक्रेटरियल असिस्टेंट देना कैबिनेट कमिश्नरीज को हो सकता है. एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज. एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स मिनिस्ट्रीज को ये क्यों ना करते हो, तो पार्लियामेंट करेगी ना, जिसके लिए आपका वो होता है ग्रांट करने, वोट ऑन ग्रांट होता है ना, कि जहाँ पे आप बताते हो कितनी मिनिस्ट्रीज़ को इतने पैसे चाहिए, उसके हिसाब से अलॉट किए जाते हैं, वोटिंग होती है उसकी. ये तो पार्लियामेंट का काम है. कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों करेगा? तो ओनली 2 पेयर इसमें हो जाएगा, 1 और 2. फिर क्वेश्चन नंबर 59, ये क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज़ वन विच. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है? प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी. प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी.
अब ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अगर ये सही होगा तो ये गलत होगा, ठीक है, और ये सही होगा तो ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे की। अब कह रही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाई जाती है किस लिए, क्योंकि वो लिमिटेशन रखती है अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, और इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। तो ये करेक्ट आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी, पहली वाली गलत हो जाएगी, इसमें ओनली 2 आ जाएगा। और सेम क्वेश्चन ही आई थिंक 2000 कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, राइट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन देखो कितने तरीके से, चीज़ यही है लेकिन उसको पूछा अलग अलग तरीके से जाता है, और ये चीज़ आपकी कितनी बार पूछी जा सकी, 2023 में भी पूछा गया है, आई थिंक अभी इसके पहले जो हमने पेपर किया था 2013 वाला, उसमें भी पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ डिस्क्रिशनरी पावर टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। हाँ, हो सकता है डिस्क्रिशनरी अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट डिस्क्रिशनरी नहीं होता, वो तो आपको सीएम की रिकमेंडेशन पे ही करना होगा, राइट। रिजर्वेशन सर्टेन बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हाँ हो सकता है रिजर्व कर ले। मेकिंग रूल्स टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, बनाता तो है लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर थोड़ी ना है, ये तो उसको बनाना ही पड़ेगा ना, ये कोई ऐसा उसकी डिस्क्रिप्शन पे है नहीं। और ये भी किसके बेसिस पे बनाएगा, जो सीएम बताएगा कि ये ऐसी मिनिस्ट्रीज़ बनानी है, ऐसे एलोकेट होगा, ये काम करेगी, तो उसके बेसिस पे फंक्शन करेगा गवर्नर। तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे आपके, तो इसमें क्या आ जाएगा ओनली 2 पेयर या फिर 1 और 3। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ डिक्रीज, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रही है इन इकोनॉमी, इट विल decrease the consumption expenditure, increase the tax collection, increase the investment in the economy, increase total saving। अभी देखो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इससे क्या होगा, जो लोन है वो ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा लोग लोन लेंगे, इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है, राइट, कम लग रहा है तो फिर लोन ज़्यादा दिया जाएगा, सिंपल सी बात है, लोन ज़्यादा दिया जाएगा तो मनी फ्लो जो है इकोनॉमी में वो बढ़ेगा, ठीक है। अब लोन है, ठीक है, लोन का पैसा मतलब लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, राइट, कि लोग जो पैसा है वो एज अ लोन ले रहे हैं, तो उस पर टैक्स कलेक्शन बढ़े या ना बढ़े तो उतना श्योर शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अब मनी फ्लो बढ़ रहा है तो इसकी वजह से कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ डिक्रीज़ इन द कंजम्पशन लिख रखा है इन्होंने, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। फिर इंक्रीज़ इन द टोटल सेविंग में इकोनॉमी में इंक्रीज़ होगी, तो टोटल सेविंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो लोन के फॉर्म में लिया जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सेविंग्स इंक्रीज़ ही कर दे या फिर डिक्रीज़ कर दे, तो ये भी कंफर्म नहीं है उतना आपका। बट इंक्रीज़ इन द इन्वेस्टमेंट, तो अगर कंपनीज़ हैं जो सारी वो लोन से लोगों ने लिया है तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगा ना, लोन से इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, राइट, कि जिसका रिटर्न आएगा जिससे उभरेंगे। तो लोन की एक चीज़ की श्योर शॉर्ट है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा, राइट, क्योंकि हमें जब भी इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है तो इंटरेस्ट रेट गिरा दिया जाता है, राइट, जिससे क्या होगा, जिससे मनी फ्लो बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, ओके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो ये चीज़ होती है। तो ये देखो इसमें आंसर आपका सी आ जाएगा डायरेक्ट। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एंड फॉर द लोकेशन ऑफ मिसेस फॉर द सिटी, तो ये हाँ ठीक है, प्रेसिडेंट बनाता है। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल एक्सप्रेस द टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, ये तो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग होता है, राइट, सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, ओनली 1 पेयर, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया, देयर इज़ अ नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ सही है, ठीक है, कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, कैबिनेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल लो आप, ठीक है, किसकी, लोकसभा को, पार्लियामेंट को नहीं है, पूरे लोकसभा को है, क्योंकि लोकसभा क्या पास कर सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। चलो, और अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, हाँ ये भी ठीक है, तो कौन सा इसमें आ जाएगा, बोथ 1 और 2, ठीक है। ये सारे देखो बेसिक्स आपके बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चन है, अगर आपने पॉलिटी के बेसिक्स कर रखे ना, ये सारे क्वेश्चन आपके आराम से डुएबल है, जो आप आराम से कर लोगे। विथ रेफरेंस टू द नीम ट्री, नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्लोरिफिकेशन ऑफ सम स्पीसीज इंसेक्ट्स, हाँ हो सकता है। नीम सीड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट, नीम ऑयल हैज़ अ एप्लीकेशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब देखो नीम ऑयल कैन बी यूज एज अ पेस्टिसाइड, ये तो सही होगा, नीम ऑयल हैज़ एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्या पता कोई एप्लीकेशन हो सकता है। नीम सीड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट, तो यहाँ पे देखो इन्होंने नीम सीड डाल दिया है, बाकी के 2 ऑप्शन में देखो नीम ऑयल के बारे में पूछा, यहाँ नीम ऑयल के बारे में पूछा, यहाँ पे नीम सीड डाल दिया इन्होंने, और नीम सीड से क्या पता
सीड से उसके क्या नाम है बायोफ्यूल या हॉस्पिटल डिटर्जेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये भी गारंटी नहीं है। नीम ऑयल से बन सकता है, बट द थिंग नीम सीड से बन सकता है कि नहीं, इस चीज़ की गारंटी नहीं है, राइट। वैसे चांसेस तो हैं, देखो अगर आप प्रॉबिलिटी लोगे कि अगर ये नीम सीड से, क्या पता किसी ने उसको पूरे ढेर सारे सीड लेकर के उनसे करके बायोफ्यूल बना दे, राइट, क्योंकि होते तो वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो बना तो सकता है बायोफ्यूल। और हॉस्पिटल डिटर्जेंट में वो यूज़ होते कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है। नीम ऑयल तो होते होंगे, राइट, सिंपल सी बात है, थोड़े क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी वैसी होती नीम ऑयल की। तो नीम सीड्स का थोड़ा सा ये डाउटफुल वाला है केस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यूपीएससी ने तो वैसे तो इसको गलत माना है, तो दैट्स वाई मैं भी इसको थोड़ा कंसर्न में ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी ने क्या कहा है सिर्फ 1 और 3। लेकिन अगर आप प्रॉबिलिटी लॉजिक के हिसाब से देखोगे तो नीम सीड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स, तो ये हो सकता है। बाकी ये भी देख सकते हो आप यहाँ पे कि जैसे नीम सीड्स आर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, नीम ऑयल कैन बी यूज्ड ना, और यहाँ लिखा आर यूज, मैंने क्या पता अभी तक यूज़ नहीं होते हों। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई कर सकता है तो वहाँ पे कैन भी हो जाएगा, फिर नीम सीड्स कैन बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स, तो वो चीज़ है थोड़ा स्टेटमेंट में। तो इसका आंसर वैसे 1 और 3 होगा, तो यहाँ पे नीम ऑयल सीड्स की जगह। बाकी अगर एग्ज़ाम में उस सिचुएशन में आप देखोगे थोड़ा एकदम फुल लॉजिकल सेंस में, तो यहाँ पे तो फिर आपको मतलब आप 1 2 3 मार्क कर सकते हो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। अगर मैं भी होऊंगा तो मतलब अगर थोड़ा इतना एक्सट्रीम नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट उतनी एक्सट्रीम नहीं है, और यहाँ पे अगर कैन भी हो जाता ना तो शोर शॉर्ट हो जाता कि 1 2 3 के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, पोटेंशियल एनर्जी इन रिलीज फ्री फॉर्म ऑफ फ्री एनर्जी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीजन टेकन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट। तो ऑक्सीजन इज टेकन, तो ऑक्सीजन तो टेक नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड टेक करता है, गलत है। फूड इज ऑक्सीडाइज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन CO2 नहीं रिलीज़ करता, ठीक है। फिर यहाँ का लिखा है फ्री एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात है, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी और फ्री एनर्जी की बात है। तो ये ऑप्शन जो होगा सिंपल सी बात है वो इन्हीं दोनों में होगा, A और B में ही आंसर होगा, दोनों सेम जैसी हैं, बस ऊपर नीचे कर रखा है, ठीक है। अब लिखा है पोटेंशियल एनर्जी को फ्री एनर्जी में होता है, और लिखा है फ्री एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में बना के स्टोर कर लिया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट अपना फूड बनाते हैं, फूड बना के क्या करते हैं, उसे स्टोर करते हैं अपने लीव्स में, ठीक है, तो स्टोर करते हैं। तो फ्री एनर्जी तो एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, और साथ में फिर उसको स्टोर किया जाता है, राइट। तो क्या होगा, ऑप्शन बी। 66. In addition to the fingerprint scanning, what can be used as a biometric identification of a person? Iris scanning, retinal, voice recognition, हाँ तीनों हो सकते हैं, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में तीनों चीज़ें आ सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल प्लांट्स हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस, एलिमिनेट द वायरस, क्या पता एलिमिनेट ना करता हो, एक भी वायरस रह जाए, राइट, एलिमिनेट ने डीएक्टिवेट कर सकता है उसके, राइट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर, तो हाँ हो सकता है मोस्ट ऑफ द ईयर प्रैक्टिस कर सके, राइट। 1 और 3 जनरल स्टेटमेंट है, करेक्ट है। दूसरी वाली में एक्सट्रीम आ गई एलिमिनेशन, तो वहाँ से कट जाएगा। अब ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, तो इसमें अब आपको देखना पड़ेगा। तो कैसरी अगेंस्ट मैसेंजर, वॉयगर 1 और 2, तो अब इसमें आपको अगर पता है थोड़ा इनके बारे में, वैसे ये PYQ के टॉपिक्स रहे हैं, इस पर यूपीएससी ने पहले भी पूछा है, आगे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आगे जहाँ पे आएंगे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ी सी नॉलेज रहेगी तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ये पहला वाला इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि वेनस का नहीं था ये आई थिंक कैसनी अगेंस्ट सैटर्न या जुपिटर का था, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली। तो मैसेंजर मरकरी हो सकता है, वॉयगर 1 आउटर सोलर सिस्टम ये भी हो सकता है, तो इसमें 2 पेयर हो जाएंगे, 2 और 3, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको टोटली एग्जाम हॉल में लॉजिक के बेसिस पे करना वैसा हो जाएगा। बाकी अगर ओनली पेयर वाले क्वेश्चंस आते हैं कि ओनली 1 पेयर 2 पेयर, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, रिस्क लेना, ओनली 2 पेयर मार करके आना, 3 में से 2 तो सही हो सकते हैं, राइट। या फिर आप 2 पेयर या फिर ओनली 1 पेयर, यही दोनों होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे मैचिंग में तो मोस्टली यूपीएससी 2 तो गलत देती है, अगर 3 में से 2 गलत देती है या फिर 2 गलत दे देगी तो 1 सही हो जाएगा। तो 50-50 का रिस्क ले लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, या फिर ओनली 1 पेयर मारूँ या फिर ओनली 2 पेयर, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रीजन्स वेल नॉन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ किन्नौर, अरेका नट, मेवात, मैंगो, कोरमंडल, सोयाबीन। अब इसमें भी वही है, देखो अब आपको इसमें अगर पता है तो आप कर सकते हो, टोटल फैक्चुअल नेचर है, क्योंकि इसमें कुछ रिलेशन नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट्स वाली क्वेश्चन होती हैं वो बहुत आसानी से लॉजिकल सेंस में आप कर सकते हो। बट द थिंग ऐसे जो एकदम फैक्चुअल आ जाते हैं ना, तो इसमें आपको थोड़ा सा
फिर रिस्क लेना पड़ेगा कि 2 सही हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो इसमें तो वैसे अब इसमें आंसर भी क्या आई थिंक नन है, राइट। तो अब नन होगा तो इसमें क्या है कि आपका इन लोगों को ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अब नन लगाना तो अब 3 ऑप्शन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इंसान ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा कि एक पेयर सही हो सकता है, तो थर्ड ओनली पे मार के आएगा, ठीक है। अगर नहीं ले रहा रिस्क तो 2 पे मार के आएगा, 1 और 2 सही होंगे यहाँ पे, राइट। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ तो आपको उसमें मार करके तो आप आओगे। और नन मार करना थोड़ा लीस्ट प्रॉबिलिटी में चला जाता है कि एक भी सही ना हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकल सेंस में थोड़ा सा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते, आपको अगर 15-20 भी मिल जाएंगे ना एक पेपर में, तो भी आपके पास देखो 80 से 85 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके डूएबल होंगे। तो ये 80 to 85 भी अगर आप करेक्ट में, इसमें से अगर आप 70 भी करेक्ट कर ले रहे हो ना, तो भी आप प्लस में हो, ठीक है, 100 प्लस में हो, ओके। तो इस चीज़ पे फोकस करना थोड़ा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की बात कर रहा है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये क्या, ये तो फिजिकल चेंज है। पहले मान लो लिक्विड के फॉर्म में था, अब उसको क्रिस्टल के फॉर्म में कर दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट हो रहा है, पहले सॉलिड में था अब लिक्विड में आ गया, ये भी नहीं होगा। शोरिंग ऑफ मिल्क, अब मिल्क था पहले लेकिन अब वो क्या हो गया, शोर होके कर्ड बन गया, खट्टा हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई होंगी अंदर की, राइट। तो सिंपल सी बात है, तीसरा तो होगा 1 ओनली। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। तो सेंटर एंड डिस्प्यूट, स्टेट की जो डिस्प्यूट होती है इसके क्या होती है, ओरिजिनल जुडिशन होती है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लोगे। ये तो डायरेक्ट पॉलिटी का है क्वेश्चंस, ठीक है। अगर जो आपने अगर नॉर्मल रीडिंग की भी है, लक्ष्मीकांत की 1-2 या फ्रेंसियाटी भी पढ़ी है, तो भी वहाँ से हो जाएगा ये। बडिंग, ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जीन साइलेंसिंग। विच ऑफ द अबव आर यूज एज ए क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाने, ट्रांसजेनिक यहाँ वर्ड लिखा के आ गया, तो बडिंग एंड ग्राफ्टिंग से ट्रांसजेनिक क्रॉप्स तो नहीं होंगे। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हो सकता है, नाम ऐसा आ रहा है स्टेरिलिटी और साइटोप्लाज्मिक, तो जीन ट्रांसजेनिक बन सकते हैं। जीन साइलेंसिंग, इसमें जीन वर्ड ही आ रहा है और साइलेंस करके कुछ बनाना होगा, तो ये दोनों तो हो सकते हैं। 2 और 3 आगे डायरेक्ट, ठीक है। फिर ये देखो, मेज कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, हाँ हो सकता है। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेज कैन बी फीड स्टॉक फॉर अ बायोडीजल, तो हो सकता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग मेज, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीनों चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है कि अल्कोहलिक बेवरेज बना दी जाए, मेज से कोई बना के ले आए कि भाई ये तो लो मेज की है शराब, तो हो सकता है, कह नहीं सकते आप, राइट। क्योंकि मेज है उसमें स्टार्च है, तो उसको रखे उसमें फिर एथनॉल तो बनेगा ही। फिर अगले पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द अदर क्लास ऑफ 3। अब देखो इसमें क्रैब है, स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है, माइट। तो अब मोस्टली केसेस में लगेगा यार क्या करें, क्योंकि ये चारों ही वर्ड ऐसे हैं, इसमें क्या करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ऑप्शन में जाओगे सबसे ज़्यादा लॉजिकल सेंस में लगेगा माइट ही हो सकता है, राइट, कि माइट होगा, माइट से कर देते हैं। बट द थिंग माइट यहाँ पे है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन में फिर से मैंने बताया कि टोटली लॉजिकल सेंस आप लगा नहीं लगेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे हैं कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, तो फैक्चुअल में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी कि रिलेट नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें भी अब जैसे क्रैब होगा आंसर, तो अब क्रैब आंसर है, लेकिन अब माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, इसमें आप करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है कि आप इसमें से इन चारों में से वो निकालो। क्योंकि माइट अब जिसने देखा नहीं है फिगर, या फिर जिसको करेक्टली पता नहीं, पढ़ा हो जिसने पूरा सारा, वो कर सकता है। बाकी जिसने नहीं पढ़ा ऐसा नॉर्मल सेंस में, तो नॉर्मल लॉजिकल सेंस में ऐसे क्वेश्चन को फैक्चुअल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम में टेक हो सकता है, ठीक है। द पावर ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वेस्टेड इन। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है जज की इंप्रूव करने की, कौन है, पार्लियामेंट के पास ही होती है, राइट। पार्लियामेंट ने अलग अलग लॉ पास किए हैं, अभी भी लॉ पास किया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग टाइम्स ऑफ इंडिया। विच ऑफ द अबव आर फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज़ एंड फैब्रिक। तो अब इसमें देखो चंदेरी तो होगा, कांजीपुरम भी होगा, करनाल तो नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली, राइट, क्योंकि करनाल तो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा पंजाब साइड में। तो करनाल साइड में यार आपका ट्रेडिशनल की बात कर रहा है, ट्रेडिशनल साड़ीज़ और फैब्रिक की, तो ये तो नहीं होगा। नाम से ही लग रहा है कांचीपुरम और चंदेरी, ये तो हो सकते हैं, राइट। भद्राचलम में भी आई थिंक साड़ी का ट्रेडिशन उतना नहीं है, राइट। तो उसमें ये तो नॉलेज बेसिस हो जाएगा। बाकी अब 4 है, इसमें से अब ऐसा कोई स्टेटमेंट तो दिया नहीं हुआ है, तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा फैक्चुअल सेंस में। इसमें से भी अब 4 है, 4 में से चारों सही होंगे नहीं, राइट। और 4 में से 1 सही होने की लिस्ट प्रॉबिलिटी, 4 में से मोस्टली क्या सही हो सकते हैं, 2 या 3,
तो 2-3 में अब आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन भी 2-3 के ही दिए हुए हैं, तो मतलब एक तो गलत है ही यहाँ पे ऑलरेडी। तो 2-3 के अगर ऑप्शन ही दिए हुए हैं तो करनाल तो आप पहले ही काट देना, ठीक है। तो बाकी के अब बच गए 3, अब इसमें 2 कर सकते हो, क्या हो सकता है 2-3 हो सकता है या फिर 1-2-3 हो सकता है, राइट। तो 50-50 में आप यहाँ पे आ जाओगे कि 50-50 में कौन सा मैं मार्क करूँ, राइट, कि ओनली 2 पेयर या फिर ओनली 3 पेयर एक तरीके से। तो इसमें आपको क्या करना है, फिर ओनली 2 पेयर है जैसे अगर है तो मोस्टली क्वेश्चन में ऐसे फिर 2 पेयर पे जाना। मैं तो यही कहूँगा कि 4 में से 2 भी सही दे देते, कहीं कहीं पे 3 तभी सही करना जब आपकी श्योर शॉट हो कि आपको 1-2 तो पता हो कि हाँ ये 1-2 सही हो रहे हैं, अदरवाइज़ ओनली 2 पेयर कर देना, ठीक है। तो ऐसे भी आप थोड़ा कर सकते हो। फिर देखो ये भी वही आ गया कि टोटली फैक्चुअल, कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। तो अब ये तो टोटली फैक्चुअल है, तो ऐसे क्वेश्चंस को यार करने के लिए वही है कि थोड़ा सा आपको अगर नॉलेज है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये ऐसे एग्ज़ाम्स में करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फिर मोस्टली चांसेस है कि गलत हों। और जहाँ पे नन दे रखा तो यहाँ पे अब इन्होंने नन भी देना चालू कर दिया। तब ये कह रहे हैं 1 सही हो सकता है, 2 सही हो सकता है, तीनों हो सकते हैं और नन, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर UNCCD वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन विच अबव द अबव हैव बियरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए देखो ये तो डेजर्टिफिकेशन है, जेनेटिक रिसोर्सेज है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, तो क्या पता इनमें एक प्रोविज़न भी बायोडाइवर्सिटी का हो, क्योंकि है तो ये सारे रिलेटेड किससे, ये है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी का प्रोविज़न होने के चांसेस हैं, तो या हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 तीनों हो सकते हैं। ऐसे ही देखो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया हुआ था, विच आर द फॉलोइंग बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्ट था, कस्टम एक्ट था, माइंस एंड मिनरल एक्ट था, वाइल्ड लाइफ एसेट प्रोटेक्शन एक्ट। तो कितने सारे एक्ट थे, तो वही सेम क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन दिया रखा, बस एक्ट इन्होंने ऊपर की चीज़ें चेंज करती हैं। तो क्वेश्चन बनाने का पैटर्न वही, सारी चीज़ें वही, बस वो चेंज हो रहा है थोड़ा सा अंदर का थीम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थ आवर के बारे पूछे, इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ UNEP यूनेस्को। तो जहाँ पे 2 बॉडी आ गई, ऐसे फैक्चुअल चीज़ें गलत हैं, बॉडीज़ हमेशा मोस्टली गलत होती हैं, मिनिस्ट्रीज़ गलत होती हैं। इट इज़ अ मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट्स स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 ईयर ऑन अ सर्टेन डे एवरी ईयर। तो हो सकता है जेनेटिक स्टेटमेंट अर्थ आवर नाम भी है, तो आवर की बात भी यहाँ कर रहे हैं। इट इज़ अ मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लानट। तो हाँ ये भी थोड़ी नॉर्मल सी बात है, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है, राइट, जनरल स्टेटमेंट है। तो क्या हो जाएगी 2 and 3 2 पेयर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, नाम क्या है, डाई एटम क्रस्टेशियन हेरिंग्स। तो डाई एटम नाम से ही लग रहा है कि एटम होता है, एटम के ऊपर होगा कुछ डाई एटम, उसके कुछ ऐसा छोटा सा होगा इतना, इसीलिए नाम रखा है उसका डाई एटम। तो मे भी ऐसा हो सकता है, नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। तो डाई एटम्स और क्रस्टेशियन, डाई एटम क्रस्टेशियंस, तो मतलब डाई एटम और क्रस्टेशियंस में हमें चूज़ करना है कि पहले आएगा। तो अगर हम डाई एटम को मान लेते हैं तो ये ऑप्शन सीधा सीधा कट गया, आपके A और C पे आ गए 50-50 पे। तो आपको चूज़ करना है, डाई एटम तो पहला आ गया, दूसरे पे हीरिंग्स आएगा या क्रस्टेशियंस आएगा। तो नाम से क्रस्टेशियंस ही ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आ सकता है, तो इसमें ए और ऑप्शन A पे भी है, तो ऑप्शन A करेक्टली यहाँ पे ऐसे मार्क कर दूंगा मैं, डाई एटम क्रस्टेशियंस हीरिंग। तो ऐसे करके थोड़ा सा चूज़ करना पड़ेगा कि क्या क्या आपको लग रहा है कि पहले आ सकता है। नाम डाई एटम से, नाम से आप पहला है कि डाई एटम लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप पहला वाला तो चूज़ कर सकते हो कि A और C में आ जाओगे। 50-50 में फिर आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। फिर द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय द लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल, कब तक ये लास्ट हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, किंग जॉर्ज जब आए थे, एब्रोगेटेड लॉर्ड कर्जन एक्ट एट द रॉयल दरबार इन द 1951, गांधी जी लॉन्च पार्टीशन 1947 when the 1947 when ईस्ट बंगाल बिकम द ईस्ट पाकिस्तान, पार्टीशन में बाई लास्टेड अंटिल। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन बी पढ़ो, सामने सामने लिखा हुआ है पूरे ऑप्शन में, किंग जॉर्ज 5 एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट, ये लॉर्ड कर्जन ने बनाया था एट द रॉयल कन्वेंशन 1911, ये 1905 का है, राइट। तो सिंपल सी बात है, जब ऑप्शन में लिखा हुआ है सामने आपके पूरा बना के, तो आगे आंसर सीधे सीधे ही। इसमें अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे क्या था कैसे, तो फिर गलत हो जाएगा। फिर 1929 का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, सिग्निफिकेंस क्यों था? अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट डिक्लेयर एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉच टेकन। देखो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये दोनों ऑप्शन क्योंकि सेम है, एकदम सिमिलर है। बस यहाँ पे क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा है
और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है। तो हमें पता है 1929 का लाहौर सेशन का जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, हिस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज आती, बेसिक सा क्वेश्चन है जो ईजिली डूएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट तो नहीं होगा, सेल्फ गवर्नमेंट क्योंकि पूर्ण स्वराज की उस टाइम पे वो बात कर रहे थे, पूर्ण स्वराज भी विल बी मोर करेक्ट एज अ। और यहाँ पे लिखा है गोल ऑफ द कांग्रेस, तो गोल हो सकता है उनका गोल आगे के लिए उन्होंने अचीव करने के लिए बात की। और सेल्फ गवर्नमेंट की उस टाइम पे बात कर रहे थे, लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट कुछ लोग कर रहे थे और कुछ लोगों ने उसके खिलाफ में थे, तो उन्होंने उस टाइम पे पूर्ण स्वराज की पहली बात की थी। सेल्फ गवर्नमेंट की बात तो कब से कह रहे थे, तो यहाँ पे लिखा है इज सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस क्यों था, सेल्फ गवर्नमेंट की अगर बात होती वो तो होम रूल की कब से 1914 से ही बात हो रही थी होम रूल की, राइट। तो अगर होम रूल की बात इतने पहले से हो रही थी तो ये नई चीज़ थोड़ी ना है। सिग्निफिकेंस तब होगा जब वो पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, पहले वो सिर्फ स्वराज की बात कर रहे थे 1905 का सेशन 1906, राइट। तो सिर्फ स्वराज की बात हुई थी, लेकिन अब पूर्ण स्वराज की बात हुई है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, तो उसके लिए ये थोड़ा सिग्निफिकेंस हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे उस चीज़ को मेंशन किया गया, सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विथ रेफरेंस टू द फेमस सतरिया डांस, ठीक है। सतरिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक डांस ड्रामा, हो सकता है। इट इज़ अ सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट ऑफ आसाम, हो सकता है सतरिया डांस वैष्णवाइट्स ऑफ आसाम। इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिकल रागास तालास ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज्ड बाई तुलसीदास, कबीर, मीराबाई। तो ये तो इसमें 3 लोगों के नाम दे दिए इन्होंने, ये थोड़ी फैक्चुअल हो गई। और बेस्ड ऑन द तुलसीदास, कबीर और मीराबाई, और यहाँ लिखा है वैष्णवाइट्स। कबीर क्या थे, कबीर तो निर्गुण भक्ति करते थे ना, वो किसी भगवान में बिलीव नहीं करते, वो निर्गुण भक्ति थी। सगुण भक्ति होती है जिसमें क्या नाम है, आप भगवान का एक पर्टिकुलर पोर्ट्रेट की वर्शिप करते हो। निर्गुण भक्ति में आप भगवान को फॉर्मलेस में मानते हो कि भगवान इज़ अ फॉर्मलेस। कबीर तो फॉर्मलेसनेस में बिलीव करते थे, निर्गुण भक्ति करते थे। तो ये कहाँ से आ जाएंगे, तीसरी तो सीधी सीधी गलत हो जाएगी। वैष्णवाइट्स हो सकता है सतरिया में आसाम से, वहाँ से चैतन्य हो सकते हैं, राइट। तो 1 और 2 हो जाएगा इसमें 2 पेयर। फिर चैत्र 1 ऑफ द नेशनल कैलेंडर ऑफ द साका एरा कॉरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर इन द नॉर्मल 365 डेज। तो चैत्र फर्स्ट का गया हिंदू न्यू ईयर, ठीक है। ये हिंदू न्यू ईयर आ गया आपका। हिंदू न्यू ईयर कब आता है, 15 से लेके 30 मार्च के बीच में चैत चालू होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 15-30 मार्च के बीच में यही आएगा। मार्च यहाँ दे रखा है, बाकी दोनों मई अप्रैल की है, तो वैसे ही काट दो। 2 सिमिलर स्टेटमेंट जो हैं ए और सी हैं, ठीक है, दोनों मार्च की बात कर रहे हैं। बस यहाँ पे कि 22 मार्च की बात कर रहा है, वो 31 मार्च की बात कर रहा है, तो मोस्ट प्रॉबली पहले आ सकता है, राइट। और ए में है भी, तो ए और डी का मैंने बताया ही हुआ आपको। फिर विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर कंसीडर द फॉलोइंग। अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धा महापरिनिर्वाणा सेलेस्टियल सो पावरफुल इमेज बिलो अजंता। हाँ, हो सकता है अजंता में इमेज वगैरह है, लाइक फ्रेस्को पेंटिंग्स है वहाँ पे, तो ये हो सकता है। दूसरा, अ ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार बोर incarnation of Vishnu as a rescues goddess earth from the deep chaotic waters sculpted on the rock Mount Abu। माउंट आबू का ये तो जैन वाला है, राइट। तो ये वराहा वाला होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है। अराहा पेज डेसेंट ऑफ गंगा ऑन द ह्यूज पाउडर, तो मामलापुरम, हाँ ये तो मामलापुरम में ही है। अर्जुन पेनिस डेसेंट्स ऑफ गंगा, ये तो नॉर्मल, अगर आपने NCERT पढ़ी है तो वहाँ से भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, दूसरा वाला तो सीधे सीधे आपका गलत हो रहा है, क्योंकि ये माउंट आबू जो है वो जैन टेम्पल है, और यहाँ पे ये वाली चीज़ें वराह बता रही है आई थिंक उदयगिरी या खंडगिरी में, ये तो नॉलेज बेसिस पे है, ठीक है। तो ये दो तो आपके करेक्ट हो जाएंगे, 1 और 3 में हो जाएगा। बाकी सेकंड वाला आपका रॉन्ग होगा। बाकी 3 पेयर दे रखे हैं, UPSC में मोस्टली चांसेस है कि 2 पेयर सही हो, राइट। 3 के तीनों सही होने लीस्ट प्रॉबिलिटी है, 3 में से 1 होने की लीस्ट प्रॉबिलिटी है, 3 में से 2 की सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी है। तो वैसे भी आप ऑनली 2 पेयर मार देते तो भी ये करेक्ट हो जाता। गदर क्या था, ये तो स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होता तो हो जाता। रेवोल्यूशनरी सैन फ्रांसिस्को, हाँ यही था, बेसिक क्वेश्चन है। नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सिंगापुर, बर्लिन, ताशकेंट। तो बस आपको मेजरली डिफरेंस क्या था, आपको ये देखना था कि कंट्री कौन सी है या सिटी वहाँ की, ठीक है। तो अगर ये पता हो जाता तो आप यहाँ से कर लेते। फिर विथ रेफरेंस टू द इंडियन कल्चर, व्हाट इज़ कलरई पट्टू। कलरई पट्टू एंशियंट भक्ति कल्ट की बात कर रहा है साउथ इंडिया की,
एंशियंट स्टाइल ब्रोंज एंड ब्रास वर्क कोरमंडल कोस्ट एरिया, एंशियंट फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा लिविंग इन रीजन ऑफ मालाबार, एंशियंट मार्शल आर्ट लिविंग इन द सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो ये क्या है, ये मोस्टली अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा आगे ये कैसे एक क्वेश्चन से रिलेट करेगा, ठीक है। वैसे इसका क्या है, भक्ति कल्ट ऑफ साउथ इंडिया, देखो साउथ इंडिया की यहाँ पूरी बात कर रहा है, यहाँ पे भी साउथ इंडिया की पूरी बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली कोरमंडल की बात कर रहा है, यहाँ मालाबार की बात कर रहा है। ये दोनों भी वैसे साउथ में ही आते हैं, साउथ इंडिया में, ठीक है। लेकिन यहाँ कोरमंडल और वो दे रखा है तो इन दोनों काट दो। और एंशियंट भक्ति कल्ट लिखा है, यहाँ इट इज़ एन एंशियंट मार्शल आर्ट लिखा है बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली इन दोनों में से फिर आपको 50-50 आप चूज़ कर सकते हो, ए और डी है। और ए और डी में मैंने बताया कि अगर कोई आंसर आता है तो उन्हीं में से एक होगा फिर तो साउथ इंडिया तो यहाँ पे वैसे डी होगा, ठीक है। एंशियंट मार्शल आर्ट, तो इसको आप कवर कैसे कर सकते हो ये मैं बताऊँगा। मार्शल आर्ट अभी मैंने निकाला कैसे, ठीक है, आगे बताऊँगा। गरबा गुजरात में सबको पता है। मोहिनीअट्टम उड़ीसा, मोहिनीअट्टम उड़ीसा में हो सकता है कि नहीं। यक्षांगना कर्नाटका, ये तो वैसे है यक्षांगना, लेकिन मोहिनीअट्टम उड़ीसा का नहीं लग रहा है, ये आई थिंक केरला का है, राइट। फिर से यहाँ पे देखो 2 ही पेयर सही हैं, ठीक है, 1 और 3 ओनली, क्योंकि मोहिनीअट्टम उड़ीसा का होगा नहीं। गरबा और यक्षांगना ये दोनों होंगे, ठीक है। गरबा एक तो आपको कंफर्म है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको एक कंफर्म है, ठीक है, एक आपको श्योर शॉट पता है ये सही है। इन दोनों में डाउट है, लग रहा है इन दोनों में से एक तो सही हो सकता है, दोनों तो गलत नहीं होंगे, एक सही हो सकता है, एक गलत होगा, क्योंकि नाम ऐसा लिख रहा है यक्षांगना। यक्षांगना में भी कर्नाटका के रिलेटेड नाम है, राइट, साउथ इंडिया का थोड़ा हो सकता है। और मोहिनीअट्टम थोड़ा ऐसा लग रहा है कि केरला या तमिलनाडु का होगा, राइट। तो इन दोनों में फिर वही है कि एक आपको अगर शॉर्ट शॉट ऐसे लग रहा है कि तो 1-3 मार कर सकते हो, नहीं पता तो एक आपको पता है इन दोनों में से एक सही हो सकता है, तो ओनली 2 पेयर तब भी आप लगा के आना, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर, फेमस श्राइन टैबू मोनेस्ट्री, ये स्पीति में, लोसावाला खांग नाको जांस्कर वैली, एजी टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख। तो बुद्धिस्ट हिस्ट्री के यार देखो ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जितनी है ना, इसको तो आप पढ़ के जाना, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत ही है इंडिया में। उसके लिए थोड़ा सा आप गूगल करके उसकी एक लिस्ट बना के पढ़ लेना, नहीं तो PY की नोट्स में मैंने दी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो वहाँ से पढ़ लेना, तो वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एजी टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो ये लद्दाख में है, हाँ। लोसावा लखांग नाको झांस्कर वैली, झांस्कर वैली कहाँ पे, झांस्कर वैली तो यार ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के साइड में है। और ये नाम जो लग रहा है लोहसावा लखांग टेम्पल नाको, ये तो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट जैसा नाम लग रहा है, तो मे बी ये नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, अरुणाचल वगैरह में। टैबू मोनेस्ट्री टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये तो स्पीति में है ही, तो 1 और 3 इसमें आ जाएगा, राइट। बाकी अगर नहीं पता तो फिर मैंने बताया है 3 ऑप्शन आए, तो 3 में से 2 पेयर तो मार करके आना, 2 पेयर मोस्टली करेक्ट होते हैं, तो वैसे आ जाएगा आंसर आपका कि करेक्ट हो सकता है, ठीक है। बाईजैक इज़ द कंपोजिशन ऑफ सेन दादू दयाल, नाम दे रखा, क्या पता गलत कर दिया हो, तो ये फिर वो हो जाएगा। फिलॉसफी ऑफ कुश्ती मार्ग प्रपोन बाई माधवाचार्य, ये भी गलत हो सकता है, दोनों में फैक्ट दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं, और मोस्टली यूपीएससी गलत करती है, वैसे ये है भी गलत। बाईजैक किसकी है, कबीर की है। और कुश्ती मार्ग मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि माधवाचार्य यूपीएससी गलत ही देती है मोस्टली ऐसे सेंस में, तो ठीक है, तो नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाएगा इसमें। फिर ये देखो, अ कम्युनिटी पीपल कार्ड मगनियार, मगनियार क्या है, मार्शल आर्ट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखो यहाँ पे भी मार्शल आर्ट की बात आ गई, और यही इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था ये वाला, यहाँ पे मार्शल आर्ट की बात कर रहा था, ठीक है। तो देख रहे हो, तो मैंने बताया ना कि किसी ऑप्शंस में अगर यहाँ आए, ठीक है, और एक क्वेश्चन अगला भी क्वेश्चन कोई आपको दिखे जहाँ पे भी सेम ऑप्शंस में हो रहा है, ठीक है, तो ये समझ लेना उन दोनों में से एक में तो आंसर होगा ही। अगर आप दोनों जगह भी मार्शल आर्ट मार के आते हैं ना, तो भी एक जगह आपका +2 होता है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपके कितने माइनस हो जाते, 0.67 माइनस होते, तो भी 1.33 मार्क्स आप प्लस में होते, ठीक है। तो तब भी तो यहाँ पे भी मार्शल आर्ट दिया हुआ है, राइट। तो ये चीज़ है, तो यहाँ से आप देख लें, जैसे अगर कोई ऑप्शन किसी और जगह पे भी आ रहा है और लग रहा है वहाँ से कोई क्वेश्चन रिलेट कर रहा है पहले वाले से, तो वहाँ पे भी वही दोनों जगह एक ही मार करके आना, अगर नहीं पता हो कुछ। अब जैसे मंगन आ रहे, अब ये तो पता है कि मार्शल आर्ट नहीं है, म्यूज़िक ट्रेडिशन नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, क्लासिकल वोकल म्यूज़िक नॉर्थ वेस्ट इंडिया ना, हाँ ये हो सकता है, क्लासिकल वोकल साउथ इंडिया ये नहीं, पीतरद वर्गेट ये नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मंगनियार कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं मोस्टली उधर साइड में। अभी इनकी वोकल जो इनकी ये स्किल्स हैं पूरी, लाइक क्या नाम है, म्यूज़िक ट्रेडिशन को, इसको थोड़ा ये अभी थोड़ी ख़त्म होती जा रही है, तो उस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम भी चालू किया था, राइट, इन कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए। और इनकी जो म्यूज़िकल
इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो म्यूज़िकल इनका एक जो पूरा थीम है एक गाना गाने का, उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेन करके कैसे इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा और प्रमोट कर सकते हैं, उसके बारे में बात की गई थी। फिर 92 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, डिस्क्लेम एनी इंटेंशन एग्जेंस्ट, ठीक है, प्लीज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया, नहीं, कंपनी रूल तो कहाँ, कंपनी रूल में 1857 तक कंपनी रूल फिर ख़त्म हो गया था, उसके बाद से क्या चला, उसके बाद तो ब्रिटिश रूल चला ना, क्राउन रूल, जहाँ पे क्या था, इसीलिए तो गवर्नर जनरल को क्या वाइस रॉय बना दिया गया था, ठीक है। तो तीसरा तो गलत होगा, तो क्या आ जाएगा 1 and 2 ओनली। इबादत खाना, फतेहपुर सिकरी में, मॉस्क फॉर द रॉयल फैमिली, अकबर प्राइवेट पेयर चैम्बर हॉल in which Akbar held discussion with scholars of the various religion, room in which the nobles belonging to different religion gathered to discuss religion affairs। तो इसमें अब आप देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सेम जैसा है, बस एक ऑप्शन में बोल रहा है कि जो अकबर है वो डिस्कशन करता था वेरियस स्कॉलर्स के साथ रिलीजन्स पे, और दूसरे में कह रहा है वेरियस नोबल्स थे डिफरेंट रिलीजन के, वो डिस्कस करते थे रिलीजन अफेयर। तो अब यहाँ नाम लिखा है इबादत खाना, तो इबादत खाना है तो मे बी इबादत के लिए होगा, राइट, कुछ वहाँ पे करते होंगे बातचीत ऐसा, और रिलीजियस से रिलेटेड लिखा ही हुआ है, तो ऑप्शन सी इसमें आप मोस्ट करेक्टली हो सकता है। अगर आप इन दोनों में जाओगे, इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना हो, तो 50-50 का रिस्क हो जाएगा यहाँ पे, जो आपको चूज़ करना पड़ेगा। बाकी ऊपर वाले में भी अकबर की बात की गई, तो अकबर से अकबर आप निकाल सकते हो कि अकबर का ही होगा मोस्टली, राइट, तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर 94 पे आ जाते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड न्यूट्रिशनल security of India, enhancing seed replacement rates of various crops help in achieving food production target of the future, ठीक है। What are the constraints in the wider greater implementation, लिखा है पहला ही, there is no नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस, नो नेशनल सीड पॉलिसी, और सीड रिप्लेसमेंट रेट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या पता यार कोई भी सीड पॉलिसी तो होगी, इतने साल हो गए आज़ाद हुए, एग्रीकल्चर यार मतलब प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, तो होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और नो नेशनल सीड इन पॉलिसी इन प्लेस, ये तो थोड़ा एक्सट्रीम हो जा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन सप्लाई ऑफ द क्वालिटीज ऑफ वेजिटेबल प्लांटिंग मटेरियल, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नो पार्टिसिपेशन ऐसे कह सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, क्या पता एक दो कंपनियाँ हों। देर इज़ ए डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीड्स इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स, तो हो सकता है हाँ, ये जनरल की स्टेटमेंट है तीसरी वाली कि थोड़ी जनरल की डिमांड सप्लाई गैप है, तो हाँ डिमांड सप्लाई गैप हो सकता है, तो क्या आ जाएगा 3 ओनली। विथ रेफरेंस टू द इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इको सेंसिटिव जोन है डिक्लेयर्ड इन द एक्ट की बात आ गई, तो एक्ट है तो मतलब गलत हो सकता है, क्योंकि एक्ट वगैरह बॉडी ये सारी यूपीएससी गलत देती है मोस्टली। द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव इज़ टू प्रोहिबिट ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन दो जोन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, तो हाँ हो सकता है, नाम में ही है इको सेंसिटिव जोन और एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर भी यार मेरे हिसाब से गलत होनी चाहिए इसमें, क्योंकि एग्रीकल्चर भी अगर करेगा इको सेंसिटिव जोन है वहाँ पे, तो भी प्रॉब्लम तो हो सकती है, राइट, तो इसमें मोस्टली क्या होना चाहिए, नाइदर 1 नाइदर 2 होना चाहिए इसमें, ठीक। 96, इस क्वेश्चन को एक बार आप कंफर्म कर लेना आंसर की के साथ, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों गलत होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्ट दे रखा है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में भी यार मान लो अगर वहाँ पे कोई झूम एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है, झूम कल्टीवेशन कर रहा है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहा है, तो या फिर कोई एक ऐसी स्पीसीज़ बना रहा है, और नाम क्या है, इको सेंसिटिव जोन है, सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, तो मे भी सारी ही होगी। 96, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी देखो यहाँ पे एक्ट दे रखा है ऐसा नाम से, गलत है। एक्ट जहाँ भी दे दे यूपीएससी या बॉडी दे दे ऐसे, तो मोस्टली वो गलत होते हैं सेंस में, जब तक आपको श्योर शॉट पता ना हो। नेशनल टाइगर अथॉरिटी इज़ अ कंस्टिट्यूएंसी बॉडी, हो सकता है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं, और इसको प्राइम मिनिस्टर करता है, राइट, 2 and 3। फिर विटामिन सी, इसका भी विटामिन डी, रिकेट्स, विटामिन ई, नाइट ब्लाइंडनेस यार विटामिन ए से होता है आई थिंक, राइट, ये तो बचपन में पढ़ा हुआ है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। विटामिन सी विटामिन डी हो सकता है 1 and 2, हाँ, और 2 पेयर के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट, एक गलत है तो। फिर देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम केमिकल एलिमेंट यूज बाय द वाई, दे कैन एक्यूमुलेट इन एनवायरमेंट सॉइल, हो सकता है, दे कैन इंटर फूड चेन, हो सकता है, दे कैन इंटर प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, हो सकता है, तीनों चीज़ें हो सकती है, 1 2 3 जनरल की स्टेटमेंट है तीनों।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन नोन एज पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन देता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसमें क्या होगा, इसमें आई थिंक द IMF है, क्योंकि ऑप्शंस में अगर IMF हो तो IMF के साथ जाना, IMF। बाकी IMF वर्ल्ड बैंक की पब्लिकेशन भी पढ़ लेना। इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक आती है, वो क्या आती है? वो आती है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ये क्या है? ग्लोबल वर्ल्ड है तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हो जाएगी, और वर्ल्ड वाली है तो ये IMF की हो जाएगी। विद रेफरेंस टू यूनियन बजट विच ऑफ द कवर इन द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? नॉन प्लान वो होता है जिसमें मान लो ऐसे कोई प्लानिंग नहीं होती, जिसमें आपको डायरेक्टली वो फिक्स एक्सपेंडिचर ही होता है, उसको आपको ये नहीं होता कि उसको खर्च कैसे करना है। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट आपको करनी ही है, उसमें कोई प्लानिंग नहीं है कि इतनी इंटरेस्ट कैसे करना है। वो इंटरेस्ट पेमेंट सर्टेन अमाउंट है, वो जाएगा ही, उसको आप अपने अकॉर्डिंगली खर्च नहीं कर सकते हो, राइट। इंटरेस्ट है उसको आपको देना होगा। सैलरीज एंड पेंशन एक फिक्स्ड अमाउंट है, उसको आपको देना है, उसमें कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। सब्सिडीज़ कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं। डिफेंस में भी आपका इतना एक्सपेंडिचर है जितना है उसको आपको देना पड़ेगा, उसको कोई ऐसा प्लानिंग की नहीं है। प्लान एक्सपेंडिचर कौन से होंगे तब? प्लान एक्सपेंडिचर होंगे जैसे कोई स्कीम आपने लॉन्च की, जल जीवन मिशन आपने लॉन्च की, तो उसमें फिर क्या है, फिर उसमें आप प्लान करोगे अकॉर्डिंगली कि ये एक्सपेंडिचर इस तरीके से प्लान किया जा रहा है इस चीज़ में, या फिर कोई स्कीम्स ला रहे हो आप, राइट, या फिर कोई ऐसी चीज़ है, या ये सारे फिक्स खर्चे हैं जो एक अमाउंट आपको सर्टेन अमाउंट इतनी देनी है, ठीक है, वो नॉन प्लान में आएंगे। प्लानिंग में हुआ जहाँ पे आपने प्लान करके पैसे को खर्च किया है, मनरेगा हो गया, ठीक है। तो ये इसमें 1 2 3 4 4 हो जाएंगे। तो ठीक है, ये देखो ये पूरे हो गए। तो आज हमने 2014 का पेपर भी कर लिया है, नेक्स्ट अब 2015 का करेंगे, ओके। और तब तक जो एनालिसिस करते रहो अपने एक पेपर जो आपने सॉल्व कर लिए हैं, जैसे 2011 कर लिया, 12 कर लिया, या 13 कर लिया, या आज 14 भी हो गया, ठीक है। तो इन पेपर को हो गए, तो अब इन पेपर को 1 2 3 4 को एक बार साथ में पढ़ो कि चेक करके, तो थोड़ा एक क्रॉस एनालिसिस डेवलप होगा कि आपने जो किया था क्या क्या चीज़ें थी, राइट, क्या क्या रॉन्ग किया है। फिर आके भी देखो कि नेक्स्ट पेपर में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स थे, थीम्स थी जो रिपीट हुई हैं। रॉन्ग वाले जो ऑप्शंस हैं कि जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए उनको चेक करो कि जो रॉन्ग हुए थे वो हर बार रॉन्ग हो रहे हैं क्या, या फिर गलत हो रहे हैं, तो क्यों गलत हो रहे हैं वो चीज़ें चेक करो। कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर वर्ड हैं जो UPSC यूज़ करती है अपने स्टेटमेंट्स को गलत बनाने के लिए, एक्सट्रीम बनाती है, जैसे स्टीडली इंक्रीज, स्टीडली डिक्रीज़ हो गया, राइट। उसके बाद डायरेक्टली हो गया, उसके बाद जैसे ऑल, नॉट, राइट, नेवर। तो ये सारे जो कुछ ऐसे एक्सट्रीम वाले जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर थोड़ा फोकस रखना, और तो इससे क्या होगा, और मोस्टली PYQ करते रहो, यही बोलूँगा, ओके। और मोस्टली चांस क्या करो, 1 गो में किया करो। अगर PYQ आप सॉल्व कर रहे हो तो 1 गो में पूरे 100 के 100 क्वेश्चन लगाया करो, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में उसी माइंडसेट से आपको क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो अभी ये मतलब कि आप सिर्फ एक फॉर्म उसके लिए कर रहे हो कि थोड़ा सा कि बस PYQ हो जाए, तो उस सेंस के लिए मत करो, ठीक है। PYQ करने तो अच्छे से करो और एक साथ एक में बार में पूरे कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।